हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आ गए हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एक्चुअली है एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल मोशन अगर आप कहें तो बेसिकली थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर आप ये नाम ही देख लो तो बेसिकली ये दो एक्सिस का थियरम है, क्योंकि अगर आपके बोल रहे हो पैरेलल एक्सिस मतलब दो एक्सिस हैं आपके पास जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे को। तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और इसके अगला टॉपिक जो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, दो थियरम्स हैं आपके इस रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर में, जिसमें से थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस ये दोनों ही एप्लीकेशंस हैं आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो बेसिकली क्यों हमने जाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, क्यों जाना है हमने थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, तो इसका रीज़न ये है कि बेसिकली अगर आप देखो फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ r²dm, वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, बट when you say you are having the formula, those formulas are applicable only for पर्टिकुलर शेप्स। समझो अगर हमारा ऑब्जेक्ट का कोई शेप ही ना हो, इट इज़ अ शेपलेस ऑब्जेक्ट, इट्स अ रैंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट, तब आप क्या करोगे? तो बेसिकली थियरम ऑफ पैरेलल हो या परपेंडिकुलर एक्सिस हो, ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ आप कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि एक्सिस या तो पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो, मतलब उसमें कुछ सिमेट्री हो। तो अगर कोई सिमेट्री है तो ही आप ये दोनों थियरम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ना एक सिमेट्री ज़रूर होगी, तो यही लॉजिक लेके हम ये दोनों थियरम्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पहला वाला थियरम, यानी कि थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलिए चलते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर और जानते हैं डायग्राम के बारे में। तो आ गए हम अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। अब आप देखेंगे है डायग्राम 1.15 थियरम एक्सिस का डायग्राम है ये है एक रैंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा कि थियरम हो, कोई भी आप थियरम निकाल रहे हो, इनर्शिया का आप बेसिकली यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हो। आपको याद होगा इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ r²dm है, यानी कि इंटीग्रेशन आप कर रहे हो सारे के सारे मासेस का। तो बेसिकली अगर आपने एक मास के लिए निकाल लिया है, बाकी मासेस के लिए निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ ट्राई करने वाले हैं फॉर अ रैंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने दो लाइन्स दिखाई हैं। तो पहले जान लेंगे डायग्राम में क्या है। तो बेसिकली ये एक लाइन है, ये दिस इज सेंटर लाइन जो हम लोग बोलते हैं, ये सी जो डिनोट किया इन्होंने, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, मतलब ऑब्जेक्ट का सारा सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे ये जो लाइन दिखा रहे हैं, ये लाइन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ मास के एक्सिस की जो लाइन हमने दिखाई है ये लाइन है आईसी, हमने नोट किया कि इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहाँ आपका ये पॉइंट जो है वो है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी। तो ये सी पॉइंट से हमने डिनोट किया है, और इसका जो इनर्शिया है वो हमने शो किया है बाय आईसी, यानी कि आईसी है इनर्शिया फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी। तो हमने इसको एक लाइन फॉर्म में दिखा दिया है, यानी आप बोल सकते हो ए सी बी, दिस होल if you can say segment is nothing but showing you the what it is showing you the moment of inertia for center of mass of the whole body। तो इसका डायरेक्शन दिखाया है कि ये डायरेक्शन कौन सा है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एक एक्सिस दिखाई है इन्होंने, और एक दूसरी एक्सिस है, यानी कि ये वो एक्सिस है, कोई भी एक्सिस हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको कोई भी पॉइंट पे निकालने को बोला जाए, ज़रूरी नहीं कि आप सेंटर के लिए निकाल रहे हो, सेंटर के लिए हो सकता है, वो एंड के लिए हो सकता है, वो कोई भी पॉइंट के लिए हो सकता है। समझो आप एंड के लिए निकाल रहे हो, तो मैंने लिया है यहाँ एक पॉइंट ओ, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता है कितना है क्या है, तो ये कोई भी एक एक्सिस है, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है इनर्शिया, यानी कि ये मैंने शो किया है आई ओ मतलब कोई भी एक्सिस है, इट्स एनी एक्सिस वी डोंट नो। तो अबाउट एनी एक्सिस वाला ये पॉइंट है, तो ये है इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस। ये इसको मैंने शो किया है बाय सेगमेंट MOP, यानी कि MOP वो सेगमेंट है जो आपको इनर्शिया दिखा रहा है अलोंग एनी एक्सिस। एक है सेंटर ऑफ मास का एक्सिस, एक है एनी एक्सिस वाला पॉइंट, और ये है पॉइंट D जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड। तो इस पॉइंट से हमने निकालना है, मतलब ये पॉइंट है जहाँ आपके स्मॉल में से मासेस में से एक मास आपने यहाँ रखा है और इस मास के लिए आप निकाल रहे हो। तो हमने क्या किया है, ये दो लाइंस थी,
दोनों की दोनों आप देखो डायग्राम में कि दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो थ्योरम का नाम ही क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, दोनों सेगमेंट्स पैरेलल होने चाहिए। तो बेसिकली पैरेलल सेगमेंट्स दिखा दिए, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है वो है h, यानी कि OC मिल रहा है, यहाँ h है वो। तो आप डिनोट कर सकते हो OC इज़ नथिंग बट इक्वल टू h। ये A B M P ये हमारे कुछ पॉइंट्स हमने नेम कर दिए हैं। बाकी यहाँ पॉइंट D है जहाँ आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, और इसको हमने यूज़ करके क्या किया है, एक तो सेंटर ऑफ मास से लेके D तक पॉइंट का हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और एक O से लेके D तक पॉइंट ड्रॉ किया है। यानी कि यहाँ दो सेगमेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं बेसिकली। ये क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि आप D पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, आप कोई और पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, आप सिर्फ D के लिए यहाँ निकाल रहे हो। तो DC आपने ड्रॉ किया, फिर आपने DO ड्रॉ किया। याद रहे ये डायग्राम जो है ये पूरा ड्रॉ करने के बाद आया है। पहले आपके पास सिर्फ दो सेगमेंट्स थे जो कि पैरेलल थे, तो आपने दोनों के बीच में सेगमेंट ड्रॉ किया, वो H मिला आपको। फिर आपने D पॉइंट के लिए निकालना है, इसलिए आपने DC ड्रॉ किया है और DO ड्रॉ किया है। तो आपको ऐसा कुछ, मतलब ये पार्ट आपको नहीं मिला, इतना सा ट्राइंगल आपको मिला, ये स्केलिन ट्राइंगल मिला है आपको। अब हमने क्या किया है, हमने इस D से, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया यहाँ, D से हमने एक परपेंडिकुलर किया है जो कि जा रहा है इस लाइन ऑफ एक्सिस से, यानी कि यहाँ मीट करवाना है हमको। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और हमने उसे C से ज्वाइन कर लिया, तो एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, वो है DNC। तो एक ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हमने ड्रॉ किया ट्राइंगल DNC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये डायग्राम में नहीं होना चाहिए। पहले आप यही पार्ट दिखाओगे, बाद में आपने DNC दिखाना है, क्योंकि ये हमारा टोटली कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो ये हमने खुद से करना है। बाकी ये है डायग्राम। डायग्राम में आपने समझ लेना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। OC मिल गया है, वो H है। IC है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास। IO है, IO क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस। अब ये हो सकता है IO यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, पैरेलल होना चाहिए IC से। बस ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो इस हिसाब से हमने डायग्राम समझ लिया है। अब आइए देखते हैं कैसे इसे हमें डिराइव करना है। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के साथ। तो मैंने जैसे कहा कि एक्सिस MOP इज पैरेलल टू एक्सिस ACB। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो, MOP और ACB दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमें पता है। फिर MOP क्या है, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू O, यानी कि कोई भी पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। एक्सिस ACB क्या है, एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर, दैट इज C। तो ये दोनों हमने एक्सिस के डेफिनेशंस निकाल लिए हैं। हमने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने H का वैल्यू मिला है जो कि OC या फिर CO है। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि OC या OCO, ये क्या है, ये H है। तो हमने ये बस यहाँ लिख लिया है। तो ये सिर्फ कलेक्शन किया है। हमने कंसिडर किया एक मास जो कि है DM। अब DM ही क्यों किया, क्योंकि ये छोटा सा मास है, आपने पूरा मास नहीं लिया, आपने छोटा एक मास लिया है। तो DM हमने शो किया है एट पॉइंट D। तो D ये पॉइंट पे आपका ये मास दिख रहा है, ये पॉइंट है जहाँ आपने मास रखा है। तो अब आते हैं उसके बाद क्या करना है, ये आपने कंसीडर किया है। अब हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ACB, यानी कि सेंटर ऑफ मास के लिए पहले निकालेंगे और फिर हम लोग देखेंगे अलोंग एनी एक्सिस। तो इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ R² DM, ये हमने याद रखना है। तो IC क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ DC² DM। अब ये DC कैसे हो गया, तो अगर आपको याद होगा यहाँ R² जो है, अब वो DC कैसे होगा, ये आपका पॉइंट है, ये आपका इनर्शिया, और क्या इनर्शिया का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ R² DM। R क्या है उसमें, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ मास, ये DC है आपका, यानी कि आपका R कितना हो गया, DC हो गया। तो हमने यहाँ R ले लिया है DC, तो R की वैल्यू क्या पुट की है, DC, और स्क्वायर था DM। IC की वैल्यू यहाँ से हमारी मिल गई है। फिर हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस MOP, यानी कि अलोंग एनी एक्सिस वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास के लिए हमने निकाल लिया है, क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ DC² DM। अब MOP के लिए निकालनी है, तो ये इंटीग्रेशन, अब यहाँ का R क्या हो गया, यहाँ जो DC, ये C के लिए आपका DC था R, पर इस पॉइंट के लिए यानी कि O पॉइंट के लिए आपका R कितना हो गया, DO हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा हाइपोटेनियस हो गया है। तो अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, वही फॉर्मूला लिया, IO आप निकाल रहे हो अलोंग एनी एक्सिस है, अलोंग पॉइंट O के लिए है, आप निकाल रहे हो ये। तो I कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ R² DM है। अब IO क्या हो गया, R की वैल्यू हमने पुट की है DO, तो DO² DM हो गया, क्योंकि R की वैल्यू क्या है, DO है। अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है
पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम लोग निकालेंगे IO के लिए। IO यानी कि ये वाला पॉइंट है। तो IO के लिए अगर आप निकालते हो तो क्या होता है यहाँ, जैसे IO के लिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर DM, ये वाला है। तो DO क्या है, अब बेसिकली आप फिगर में जाएंगे, ज्योमेट्री ऑफ फिगर यूज करेंगे। DO क्या है, DO ये है। अब हमने अप्लाई करना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, DO स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। तो हमने यहाँ अप्लाई कर लिया DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। समझ में आ रहा है, DN स्क्वायर और ये NO स्क्वायर वो क्या इक्वल है, DO स्क्वायर। DO स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। तो वहाँ से आपका ये आ गया। DO स्क्वायर को हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्सपांड किया है और DM एज इट इज रखा है। अब आइए देखते हैं अब क्या किया। अब हमने क्या किया, IO स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर इंटू DM, ये हमें मिला है अभी तक। अब हमने क्या करना है, ये NO को हमने देखना है फिगर में NO क्या है। तो अगर आप देखो ये पूरा है आपका NO को आप कैसे लिख सकते हो, बाय द ज्योमेट्री ऑफ फिगर यू कैन राइट NO इज व्हाट, NC प्लस OC या फिर CO। तो NO क्या हो गया, NC ये वाला सेगमेंट प्लस OC। तो हमने ये NO को लिख लेना है NC प्लस OC। तो देखिए NO को हमने क्या लिख दिया, NC प्लस OC। अब स्टूडेंट्स आप एक गलती कर सकते हो यहाँ के, आप लिख सकते हो NC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, वैसे नहीं लिखना है। NO को हमने पहले लिखना है कि NC प्लस OC है वो स्क्वायर बाहर है हमारा DM। फिर हमने क्या करना है, आगे आते हैं उसके बाद देखते हैं क्या किया है, इंटीग्रेशन ऑफ DN स्क्वायर। अब ये NC प्लस OC होल स्क्वायर है, यानी कि अगर आपको याद होगा आपका आइडेंटिटी A स्क्वायर प्लस B होल स्क्वायर, तो क्या है वो उसका एक्सपांशन क्या है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो वैसे ही हम इसको एक्सपांड करेंगे इस टर्म को, तो वो क्या हो गया, NC स्क्वायर प्लस 2NC इंटू OC प्लस OC स्क्वायर और DM के साथ। तो ये DM लिखा है यहाँ। सो बेसिकली ये पूरा टर्म आपका यहाँ तक आ गया है। तो ये आपने क्या किया, बस एक्सपांशन किया NC प्लस OC होल स्क्वायर का, कौन सी आइडेंटिटी लेके, A प्लस B होल स्क्वायर लेके। तो अब हमने यहाँ एक्सपांशन किया है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अगर आप देखो यहाँ तक ये सब टर्म्स जो हैं इसमें से हमने ये वाला पूरा हमने टर्म लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ सारे टर्म्स आप देखो कम हो रहे हैं। हमने ये OC जो हमें पता है, यहाँ OC कितना था, H था, तो वो OC की जगह हमने लिखना है H। तो आइए लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर प्लस 2 NC एज इट इज है, OC की जगह H लिख दिया, प्लस की जगह H स्क्वायर लिख दिया और DM। तो OC क्या था, H था। अब हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, अब यहाँ अप्लाई करना है, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। चलिए डायग्राम में देखते हैं क्या किया है यहाँ। डायग्राम में देखो DN स्क्वायर, तो अगर आप देखो ये क्या है, DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर है। तो DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, ये छोटा वाला ट्राइंगल हम देख रहे हैं, DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया DC स्क्वायर, यानी कि DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो गया, DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर टू DC स्क्वायर। तो हमने यहाँ पुट कर लेना है। तो DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर क्या है, DC स्क्वायर, क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम प्लस, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू NC इंटू H प्लस H स्क्वायर DM। अब हमने ये इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि आप सेपरेट आउट, पहले सेपरेशन करो फिर आप इंटीग्रेट करो, डिवाइड एंड रूल। तो इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर, बाहर DM था वो अंदर ले लिया, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन इंटू DC स्क्वायर इंटू DM प्लस 2H हमने बाहर ले लिया, H कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, इंटीग्रेशन ऑफ NC इंटू DM प्लस H स्क्वायर, अगेन H कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM हमने ऑलरेडी हमें पता है, तो कैसे पता है, अगर आपको याद होगा पिछले वाले उसमें ही हमने देखा है कि IC क्या है, IC इज DC स्क्वायर DM। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि IC क्या था, IC ये पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DM है, तो DC स्क्वायर DM। तो जो DC स्क्वायर DM क्या हो गया हमारा, IC हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ DM यानी कि सारे के सारे मासेस आपने ऐड किए तो कैपिटल M हो गया। अब हमने क्या करना है,
इंटीग्रेशन ऑफ NCDM बचा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ NCDM है क्या बेसिकली, तो वो मैंने लिख दिया है 0। अब आप पूछोगे क्यों है वो 0, तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है, 0 क्यों हो गया, NC इंटीग्रेशन ऑफ DM है जो भी, तो NC इंटू DM जो ये पार्ट बच रहा है इसका इंटीग्रेशन 0 कैसे हुआ, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर आपके इनर्शिया के अकॉर्डिंग, जब भी आपके पास हो सिमेट्री वाले जहाँ भी आपके केसेस, आप देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है ये, तो जितना यहाँ जैसा यहाँ है, जैसा मिरर इमेज यहाँ है वैसा ही मिरर इमेज यहाँ भी होगा, तो इस पॉइंट पे सारे के सारे मासेस का जो इफेक्ट है वो होता है 0। तो इस पॉइंट पे आपका सारे के सारा जो इंटीग्रेशन पॉइंट होगा वो होगा 0, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ योर फिगर, क्योंकि ये सेंटर है और यहाँ सारे के सारे जो पॉइंट्स का, सारे के सारे जो मासेस का जो इफेक्ट है वो होगा 0। इसलिए हमने बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स हमने NC इंटीग्रेशन ऑफ NCDM हमने लिख दिया है 0 बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द फिगर एज द पॉइंट इज विच पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, तो इस वजह से हमने किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ NCDM हो गया 0। अब हमने ये सब पुट कर लेना है इस वाले एक्सप्रेशन में, तो क्या हो गया I0 इज इक्वल्स टू I0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM क्या हो गया IC पुट कर लिया प्लस 2H इंटू NCDM क्या था पूरा इंटीग्रेशन, ये 0 था तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस H स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DM, तो इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या है M है, तो हमने पुट किया M और H स्क्वायर यहाँ है, तो आ गया फॉर्मूला I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो अब अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो तो क्या समझ में आता है आपको इस फॉर्मूला से कि इन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस, what is that, it is equal to the sum of the moment of inertia along the center of mass and it is the product of masses, it's the product of all the masses and multiplied by the distance between the two parallel axes, between the एक्सिस ऑफ लाइक सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है और वो आपका कोई भी एक्सिस हो सकता है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने यहाँ शो कर लेना है। तो इस स्टेटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ masses into the square of the distance between the axis। तो ये आपका हो गया लॉ, यानी कि आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ निकाल दिया है। ये पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। तो थ्योरम हमने प्रूव कर लिया है, ये थ्योरम हमने याद रखना है। तो अप्लाई कैसे करोगे आप, जैसे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है पिछली वीडियो में डिस्क या फिर रिंग, वो हमने सेंटर ऑफ मास के थ्रू निकाला था। अब अगर वही डिस्क या वही रिंग के लिए आपने उसको एजेस पे निकालना है, उसका जो इनर्शिया है, यानी कि उसके सरकमफरेंस पे अगर आपको इनर्शिया निकालना है, तो क्या होगा, आपका जो इनर्शिया होगा अलोंग एनी एक्सिस वो आपका आ जाएगा ऑन दी सरकमफरेंस, इट विल बी इक्वल टू IC। यानी कि आपको याद होगा रिंग के लिए आपने क्या निकाला था, MR स्क्वायर प्लस M और इंटू H स्क्वायर। तो वहाँ अगर आप निकाल रहे हो लास्ट पॉइंट के लिए, IC हमें पता होना चाहिए, I0 हमने निकालना है, यानी कि IO हमें निकालना है। तो उसमें आपको याद होगा रिंग के लिए IC था MR स्क्वायर प्लस M एज इट इज़ रखोगे आप। H की वैल्यू आप क्या लोगे, तो H की वैल्यू आप ले रहे हो सेंटर से लेके आप कहाँ तक जा रहे हो, आप जा रहे हो ऑन दी सर्कमफ्रेंस, यानी कि R स्क्वायर। तो MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया 2MR स्क्वायर। तो ऐसे हमने निकाल दिया फॉर दी सर्कमफ्रेंस के लिए। तो ऐसे ही आप डायमीटर के लिए निकाल सकते हो, आप टेंजेंट के लिए निकाल सकते हो, आप कोई भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हो कि ये थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको चाहिए 2 पैरेलल एक्सिस। अब ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल एक्सिस ज़रूरी नहीं कि वो लेफ़्ट राइट में ही हो, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है ये थ्योरम, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था आज का पार्ट। एंड आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। प्रॉब्लम्स आप रोज़ के रोज़ सॉल्व कर रहे हो, और नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हो डेफिनेटली।
सो आज का वीडियो आई होप यू आर क्लियर्ड विद दैट। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। विद दैट नोट, I Ruqayya Abbasi would like to conclude today's video. I Ruqayya Abbasi sign out from today's lecture. Thank you for watching.